गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग भारतीय राज्यों पर बात करेंगे। भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से सभी परीक्षाओं में प्रश्न होते हैं। आप इनको किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नहीं रख सकते हैं। ये बातें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी से रिलेटेड होते हैं। तो इनके लिए हमने अलग से इस वीडियो सेशन को क्रिएट किया है। आज भारतीय राज्यों के बारे में, उनके मुख्य आकर्षण बिंदु, जैसे कोई टूरिस्ट स्पॉट हो तो, इसके अलावा उन राज्यों के बारे में जो मुख्य विशेषताएं हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग आंध्र प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर जैसे राज्यों के मुख्य विशेषताओं को लेकर देखेंगे। इनसे जुड़े हुए प्रश्न सभी तरह के जीएस के परीक्षाओं में होते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए अब हम बात करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट स्टेट होगा इस टॉपिक का, वो होगा आंध्र प्रदेश। आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में। देखेंगे कि आंध्र प्रदेश से जुड़ी हुई मुख्य बातें क्या है। देखिए, भाषाई आधार पर, भाषा के आधार पर सबसे पहले जो स्टेट अलग होने वाला था वो आंध्र प्रदेश था। भाषाई आधार पर पृथक होने वाला देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल कई बार आ चुका है। भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर अलग होने वाला, ठीक है ना, भारतीय राज्य वह है आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश जो सबसे पहले 1 अक्टूबर, ठीक है ना, 1953 को भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर यह राज्य अलग हुआ था। फिर अभी जाकर के हाल के सालों में, जैसे 2014 में, आप ऐसे समझिए 2014 ईस्वी में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना का गठन हुआ। चलिए, आज आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है, आज इसकी राजधानी, पहले तो इसकी राजधानी हैदराबाद थी, लेकिन जब से ये तेलंगाना बना, इसकी राजधानी अब घोषित हुई है। इसकी जो नवनिर्मित जो राजधानी है वह है अमरावती। चलिए, आंध्र प्रदेश की कुछ और हम लोग खास विशेषताओं को देखते हैं। चलिए, आंध्र प्रदेश गुजरात के बाद सबसे लंबा जो तट है ना, कोस्ट लाइन है, समुद्री तट रेखा, वो सबसे, गुजरात के बाद भारत में सबसे लंबा जो तट रेखा है वो आंध्र प्रदेश का है। चलिए, नेक्स्ट हमारा इंफॉर्मेशन क्या है कि गुजरात के बाद, यानी कि गुजरात का सबसे लंबा तट रेखा है, गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य है। आप ऐसे समझिए। देखिए, आज आंध्र प्रदेश में खनिज विविधता बहुत ज्यादा है, इसलिए आंध्र प्रदेश को ना रत्न गर्भ, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश को खनिज विविधता के कारण, आंध्र प्रदेश को खनिज विविधता के कारण है ना, रत्नगर्भा कहा गया है। यानी कि देश का अगर कहा जाए कि अगर देश का अगर रत्न सबसे ज्यादा अगर है, रत्नगर्भा अगर कोई स्टेट है तो वह है आंध्र प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एग्जामिनेशन दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और खनिज से, है ना, और एक और इंपॉर्टेंट बात इसी से जुड़ा हुआ है कि खनिज से सर्वाधिक राजस्व प्राप्त करने वाला भी राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है। ठीक है ना, खनिज राजस्व में प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश का है। ये आंध्र प्रदेश से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है ना, ये आंध्र प्रदेश से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो है कि इसमें खनिज विविधता बहुत ज्यादा है, और खनिज राजस्व सबसे ज्यादा अगर किसी देश में अगर प्राप्त होता है तो आंध्र प्रदेश में है। तो खनिज राजस्व में प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश का है, आप ऐसे समझिए। अच्छा, आंध्र प्रदेश में चावल बहुत ज्यादा होता है। चलिए, तो इसलिए इसको धान का कटोरा भी कहा जाता है। देखिए, ये जो बातें हैं, धान की कटोरा वाली बातें हैं, ये छत्तीसगढ़ पर भी लागू होती है। अगर किसी प्रश्न में अगर आंध्र प्रदेश अगर ऑप्शन में है, अगर ये पूछा जाए कि भारत का धान का कटोरा कौन है, भारत का धान का कटोरा कौन है,
थोड़ा सा इसको समझा जाए, ये थोड़ा सा है टिपिकल क्वेश्चन है। भारत का धान का कटोरा हम किसे कहते हैं? तो एक्चुअली ये है शब्द जो दिया गया है ये आंध्र प्रदेश के लिए है, लेकिन कहीं कहीं आपको छत्तीसगढ़ भी दिखाई देंगे। लेकिन एक ही सवाल में ये दोनों ऑप्शन नहीं रहेंगे, या तो आंध्र प्रदेश आपको देखने को मिलेंगे या तो छत्तीसगढ़ देखने को मिलेंगे। तो धान की पैदावार आंध्र प्रदेश में बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण इसको है ना धान का कटोरा भी कहा जाता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्राइसोलाइट, आप ऐसे समझिए, क्राइसोलाइट का सबसे ज्यादा भंडार, क्राइसोलाइट का सबसे बड़ा भंडार या सबसे ज्यादा भंडार आप कहिए तो वह है आंध्र प्रदेश में, वह है आंध्र प्रदेश में। क्राइसोलाइट का सबसे जो मैक्सिमम भंडार है वह है आंध्र प्रदेश में। देखिए भारत में जो भी कोयले मिलते हैं वो मध्यम श्रेणी के मिलते हैं, एवरेज क्वालिटी के मिलते हैं, लेकिन ये इसका सिंगरेनी क्षेत्र है। देखिए सिंगरेनी जो क्षेत्र है इसको पहले आप समझने की कोशिश कीजिए। सिंगरेनी क्षेत्र जो कि आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना, जो कि आंध्र प्रदेश में है, और ये उच्च कोटि का यहाँ कोयला मिलता है, ठीक है ना। ये सिंगरेनी जो क्षेत्र है वो आंध्र प्रदेश में है। ये पूरे साउथ इंडिया को, पूरे दक्षिण भारत को यहाँ से कोयला सप्लाई होता है। सिंगरेनी क्षेत्र आंध्र प्रदेश से, ठीक है ना, पूरे दक्षिण भारत में कोयले की आपूर्ति होती है, कोयले की आपूर्ति होती है। आप ऐसे समझिए यहाँ उच्च कोटि के कोयले मिलते हैं, यहाँ उच्च कोटि के कोयले की प्राप्ति होती है, कोयले की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। ये सिंगरेनी जो क्षेत्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। ये सवाल अक्सर आते हैं कि सिंगरेनी क्षेत्र भारत के किस राज्य में है, तो वह है आंध्र प्रदेश में। चलिए कुचिपुड़ी, आप लोगों ने जरूर सुना होगा कुचिपुड़ी के बारे में। कुचिपुड़ी ये किस राज्य का नृत्य है? तो कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से है, ठीक है ना। कुचिपुड़ी, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश का ठीक है ना प्रसिद्ध क्लासिकल डांस है, नहीं, प्रसिद्ध क्लासिकल डांस है। चलिए ये तो आंध्र प्रदेश से संबंधित प्रमुख विशेषताएं हो गई। अब हम ये देखते हैं कि आंध्र प्रदेश में टूरिस्ट स्पॉट कौन कौन है, कौन कौन है पर्यटक स्थल, पर्यटक स्थल आंध्र प्रदेश के कौन कौन से हैं। तो चलिए इसमें कुछ पहाड़ियां हैं, कुछ नेचुरल जगह है, कुछ मंदिर हैं जो कि आंध्र प्रदेश का मेन फोकस है, ठीक है ना। तो इसमें हॉर्सले, नाम है हॉर्सले, हॉर्सले पहाड़ियां, हॉर्सले हिल्स, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। हॉर्सले हिल्स भारत के किस राज्य में है, तो वह है आंध्र प्रदेश में। आरकू घाटी, ठीक है ना, अरकू घाटी जो है ये एक बहुत ही नेचुरल स्पॉट है जो कि आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में कुछ मंदिर हैं जो कि दर्शनीय मंदिर है, वह है कनक दुर्गा मंदिर, कनक दुर्गा मंदिर विजयवाड़ा में है, आप ऐसे समझिए, कनक दुर्गा मंदिर विजयवाड़ा में है। श्री वराह नरसिंह स्वामी मंदिर, स्वामी मंदिर है ना, ये सिंहाचलम में है, सिंहाचलम, ये आंध्र प्रदेश में एक जगह का नाम है। श्री वेंकटेश्वर मंदिर, बहुत ही फेमस मंदिर, ये वर्ल्ड फेमस मंदिर है, श्री वेंकटेश्वर मंदिर, ठीक है ना। ये तिरुमला तिरुपति में है, तिरुमला तिरुपति में है, तिरुपति का यही मंदिर है, ठीक है ना, तिरुपति का यही मंदिर है वेंकटेश्वर मंदिर। ये दुनिया के सबसे धनी मंदिरों में से एक है, ठीक है ना। तो तिरुमला तिरुपति में है श्री वेंकटेश्वर मंदिर। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में कुछ और मंदिर है, जैसे कि श्री सत्यनारायण, श्री सत्य नारायण, ठीक है ना, स्वामी मंदिर, स्वामी मंदिर। फिर है नागार्जुन सागर में, ठीक है ना, बहुत ये फेमस ये मंदिर है नागार्जुन सागर में, है ना, बौद्ध स्तूप, है ना, भगवान बुद्ध का स्तूप है ये, ठीक है ना, बहुत बड़ा मूर्ति है ना, नागार्जुन सागर में। तो ये इसके पर्यटक स्थल है। हॉर्सले हिल, आरकू घाटी, ये दो नेचुरल सीन है। इसके बाद कनक दुर्गा मंदिर, श्री वराह नरसिंह मंदिर, ठीक है ना, श्री वेंकटेश्वर मंदिर, श्री सत्यनारायण स्वामी मंदिर, और नागार्जुन सागर में बौद्ध स्तूप जो है ना, ये क्या है, ये अट्रैक्शन का केंद्र है आंध्र प्रदेश में। तो ये आंध्र प्रदेश के साथ इतनी सी बातें हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो स्टेट है वह है अरुणाचल प्रदेश।
अब हम लोग आगे चलते हैं। हमारा अगला जो स्टेट है वो अरुणाचल प्रदेश। देखिए, इसको अरुण का आंचल कहते हैं, यानी कि भारत में जो सबसे पहले जो सूर्योदय होता है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में दूसरी ये बात है कि ये सबसे बड़ा ये पूर्वोत्तर राज्य है। पूर्वोत्तर राज्य में 7 राज्य मुख्य राज्य हैं, ठीक है ना, जिसमें अरुणाचल प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो चलिए, भारत में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रथम सूर्योदय ठीक है ना अरुणाचल प्रदेश में होता है। अरुणाचल प्रदेश में होता है। भारत में जो पहला सूर्योदय होता है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है। ये भारत का सबसे, आप ऐसे समझिए कि सबसे एक्सट्रीम ये स्टेट है, सबसे दूरस्थ राज्य है, ठीक है ना। यह भारत का अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे है ना दूरस्थ राज्य है। चलिए देखिए, आज इसका नाम अरुणाचल प्रदेश है, लेकिन पहले इसको ना नेफा के नाम से जाना जाता था। अरुणाचल प्रदेश को ना नेफा के नाम से जाना जाता था, आप ऐसे समझिए, है ना। आज इसका अरुणाचल प्रदेश है। पहले अरुणाचल प्रदेश को ठीक है ना नेफा, बहुत इंपॉर्टेंट ये नाम है नेफा, पहले इसको नेफा के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। और नेफा का पूरा नाम है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नेफा का पूरा नाम क्या है? नॉर्थ ईस्ट, है ना, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से जाना जाता था। चलिए, ये अरुणाचल प्रदेश की ये विशेषताएं हैं। चलिए, पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल, है ना, पूर्वोत्तर राज्य में असम है, मेघालय है, मणिपुर है, नागालैंड है, मिजोरम है, सिक्किम है। ये पूर्वोत्तर राज्यों को ना, उसमें 7 राज्य हैं, आप ऐसे समझिए। पूर्वोत्तर राज्य में कुल कितने राज्य हैं? 7 राज्य हैं, ठीक है ना, जिनको 7 सिस्टर्स कहा गया है। इनका एक और नाम दिया गया है, 7 सिस्टर्स इनको कहा गया है, पहले आप ऐसे समझिए। में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है ना, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश। एक तो ये सबसे बड़ा है, लेकिन सबसे, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व भी अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश का और भी इसके कुछ संबंधित बातें हैं। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है ना देश में सबसे कम है, देश में सबसे कम है। चलिए, ये अरुणाचल प्रदेश के बारे में मुख्य बातें हैं। देखिए, अरुणाचल प्रदेश का जो कृषि है ना, वो झूम की खेती, है ना, झूम की खेती पर आधारित है। यहाँ की जो कृषि है, अरुणाचल प्रदेश की कृषि, आप ऐसे समझिए, अरुणाचल प्रदेश में जो कृषि है, ठीक है ना, अब हम इस पर बाद में बात करेंगे झूम की खेती क्या होती है ना। झूम की खेती पर आधारित है, झूम की खेती पर आधारित है। चलिए, हम लोग आगे लेके चलते। बहुत इंपॉर्टेंट बातें ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को ना दिहांग से नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र का यहाँ नाम थोड़ा सा बदल गया है, ठीक है ना। ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश असम से गुजरती है, तो अरुणाचल प्रदेश में ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र को ठीक है ना दिहांग के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अन्य प्रमुख नदियां कौन कौन है? अरुणाचल प्रदेश की अन्य प्रमुख नदियां कौन कौन है? तो अन्य प्रमुख नदियां कौन कौन है इसके संबंधित है। कामेंग, सुबनसिरी, ठीक है ना, कामेंग, सुबनसिरी, ये सब अरुणाचल प्रदेश की नदियां हैं, हमें दिमाग में रखना होगा। ये सब नदी को मैच करने को देता है। लोहित,
ठीक है ना। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नदियां है। तीरप, ये अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र के अलावा। चलिए, अब अरुणाचल प्रदेश के में एक है कोयला क्षेत्र है, नामचिक नामफुक। देखिए, एक ये कोयला क्षेत्र है जो कि नामचिक, आप ऐसे समझिए, नामफुक, नामफुक ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र, कोयला क्षेत्र, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए, ये अरुणाचल प्रदेश के बारे में ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हुई। अब अरुणाचल प्रदेश का जो जुडिशियरी है वो कहाँ है, उसका हेडक्वार्टर जो है वो गुवाहाटी है, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, तो अरुणाचल प्रदेश उच्च न्यायालय है नहीं, पहले आप ऐसा समझिए। अरुणाचल प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना, कि उच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र, ठीक है ना, गुवाहाटी, ठीक है ना, उच्च न्यायालय, ठीक है ना, के अंतर्गत आते हैं। चलिए, ये तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में मुख्य बातें हो गई। अब अरुणाचल प्रदेश का जो मेन जो स्पॉट है, जो टूरिस्ट स्पॉट है, पर्यटक स्थल, वो कौन कौन से हैं। अब थोड़ा सा पर्यटक स्थल देख लिया जाए। अरुणाचल प्रदेश के पर्यटक स्थल बहुत मायने रखते हैं ना, इनसे सवाल कई बार होते हैं। देखिए, अरुणाचल प्रदेश मुख्य रूप से एक पर्वतीय राज्य है, तो जाहिर सी बात है कि जितने पर्वतीय राज्य है ना, उसमें प्राकृतिक संबंधी चीज आपको देखने को मिलेंगे, और वो इन चीजों से वो संपन्न होते हैं, प्राकृतिक नजारों से ही संपन्न होते हैं। तो यहाँ कुछ नेशनल पार्क है, ठीक है ना, कुछ वन अभयारण्य है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, नामदफा बहुत इंपॉर्टेंट है, नामदफा, ठीक है ना, नेशनल पार्क कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। चलिए, मॉलिंग हमारा अगला है, मॉलिंग नेशनल पार्क, ये कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए, दिहांग, दिबांग, जो दिहांग वहां का नदी का नाम है, दिहांग, और दिबांग भी नदी का नाम है, दिहांग दिबांग, ठीक है ना। बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये भी अरुणाचल प्रदेश में। ये सारे टूरिस्ट स्पॉट हैं एक तरह से, आप ऐसा समझिए, है ना। देश विदेश से लोग यहाँ पर इनको देखने के जाते हैं। पाखुई वन्य जीव, ठीक है ना। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, पाखुई वन्य जीव अभयारण्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद हमारा एक और है सेडा आर्किड, ठीक है ना, अभयारण्य जो है ये भी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। ये दोनों जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए, कुछ और भी देख लेते हैं। देखिए, गंगा झील, कुछ और भी टूरिस्ट स्पॉट है, टूरिस्ट स्पॉटों की कमी नहीं है पूर्वोत्तर राज्यों में। गंगा झील, गंगा नदी नहीं, गंगा झील, ठीक है ना। इसके बाद आते स्वर्णिम पैगोडा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्वर्णिम पैगोडा भी जो है एक बौद्ध धर्म से संबंधित है, अरुणाचल प्रदेश में है। तवांग मठ, ये समझिए कि तवांग मठ तो महायान जो बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मठ है। तवांग मठ देश का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है ये, तवांग मठ, ठीक है ना, बौद्ध मठ है। इस पर चाइना का हमेशा विवाद रहा है ना, हिमाचल प्रदेश को लेकर के। चलिए, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश को लेकर के। इसके बाद कुछ और है जो कि घूमने लायक जगह है, तो है थोड़ा सा यूनिक नाम है, जीरो वैली। जीरो वैली, देखिए, जीरो वैली कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में, सेला पास, ठीक है ना, सेला पास, इसको सेला समझिए, ये सेला है ना। सेला पास जो है ये सब टूरिस्ट स्पॉट है, ठीक है ना, पर्वतीय इलाका है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। इसके अलावा और क्या है, परशुराम कुंड, बहुत इंपॉर्टेंट। परशुराम कुंड जो है वो आपका क्या है, वो क्या कहते हैं उसको, अरुणाचल प्रदेश में है। और एक अरुणाचल प्रदेश में और है याक जो कि हिमालय के ये जानवर है, याक रिसर्च सेंटर। ये भारत में कहां पर है, तो ये भारत में अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित की मुख्य बात रहा। एक और इंपॉर्टेंट बात है, जवाहरलाल नेहरू म्यूजियम, ठीक है ना। ये जवाहरलाल नेहरू म्यूजियम भी कहां पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। जवाहरलाल नेहरू म्यूजियम, ये सब घूमने वाले जगह हैं
जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित ये सारे टूरिस्ट स्पॉट है। गंगा झील, स्वर्णिम पैगोडा ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। जीरो वैली ये नेचुरल सीन है। सेला पास ये भी नेचुरल ब्यूटी है आपको देगा। तवांग मठ है ना, देश का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। इसके अलावा परशुराम कुंड, याक रिसर्च सेंटर और जवाहरलाल नेहरू म्यूजियम भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जो स्टेट होगा वो होगा असम। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेट होगा वो होगा असम। अरुणाचल प्रदेश के बाद हम लोग असम की ओर मुड़ते हैं। देखिए प्राचीन काल में असम का नाम असम नहीं था, है ना, प्रागज्योतिष था इसका नाम, आप ऐसा समझिए, ठीक है ना। असम का नाम था प्रागज्योतिष। बाद में इसका नाम कामरूप पड़ा। तो प्रागज्योतिष और ये कामरूप किस भारतीय स्टेट का पुराना नाम है? तो वह है असम। चलिए अब देखते हैं असम को और भी कुछ कहा गया है। असम को पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी है, बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेट है, ठीक है ना। पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार भी कहा गया, यहीं से हम लोग है ना नॉर्थ ईस्ट स्टेट में प्रवेश करते हैं। तो असम को दो नाम दिया गया है। असम का एक नाम है पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी, इसको नाम दिया गया है। और एक नाम और दिया गया है इसको पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार, यहीं से पूर्वोत्तर राज्य में आप प्रवेश करते हैं, पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार। चलिए देखिए हम आगे इसके कुछ विशेषताओं को लेकर चलते हैं। असम जो है वो रेशम के उत्पादन में ना वो उसकी मतलब मोनोपोली है, आप ऐसा समझिए, आधिपत्य है। रेशम की कई किस्म है। रेशम का किस्म है ना टसर उसको हिंदी में लिखते हैं, मूंगा, ठीक है ना। ये सब रेशम के एंडी, ये सब है ना, ये सब रेशम के प्रकार हैं, ये सब रेशम का प्रकार है, आप ऐसा समझिए, ठीक है ना। तसर, मूंगा, एंडी जो है ना ये रेशम का प्रकार है। इनका उत्पादन असम में होता है, आप ऐसा समझिए, का उत्पादन असम में होता है। और मूंगा जो इसमें जो इसका जो वेराइटी है, मूंगा का उत्पादन पूरे विश्व में केवल असम में होता है, बाकी तो दूसरे स्टेट में भी होते हैं। तसर, मूंगा, एंडी ये रेशम के प्रकार हैं, तो इनकी जो उत्पादन होते हैं वो दूसरे स्टेट में भी होते हैं, लेकिन मूंगा का उत्पादन सिर्फ और सिर्फ असम में होता है। जो मूंगा रेशम का प्रकार, जो रेशम का एक वेराइटी है, का उत्पादन पूरे विश्व में केवल असम में होता है। ये असम को यूनिक बनाता है, आप ऐसा समझिए, ये असम को यूनिक बनाता है। चलिए अब थोड़ा सा और देखते हैं। इसमें असम में कुछ बिजली परियोजनाएं चल रही हैं इन दिनों, और उनके नाम क्या है देखिए। दो बिजली परियोजना है, चंद्रपुर ताप बिजली परियोजना, ये असम में है। इसके अलावा नामरूप ताप बिजली परियोजना, ये दोनों किस में है? तो ये दोनों असम में हैं। चलिए देखिए, एक है असम में सुरमा घाटी, ये सुरमा घाटी जो है ना ये असम में है, आप ऐसे समझिए, ठीक है ना। ये सुरमा घाटी क्यों फेमस है? यहाँ पर खनिज तेल के लिए ना यह विश्व प्रसिद्ध है। सुरमा घाटी नाम है, थोड़ा सा हटके नाम है। सुरमा घाटी है ना जो असम में स्थित है। कहां पर स्थित? असम में, ठीक है ना, सॉरी, सुरमा घाटी, ठीक है ना, खनिज तेल के लिए है ना प्रसिद्ध है। सुरमा घाटी खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। चलिए असम के जो सबसे प्रमुख जो त्योहार वो बिहू है, ठीक है ना, बिहू, ठीक है ना, बिहू असम का है ना सबसे प्रमुख त्योहार है, आप ऐसे समझिए, त्योहार। जैसे हमारे यहाँ बिहार में जैसे छठ बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे असम में बिहू बहुत इंपॉर्टेंट है। यह साल में 3 बार मनाया जाता है, ठीक है ना, यह वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। चलिए
देखिए असम अभी इन दिनों हाल के सालों में असम में देश का सबसे लंबा सड़क पुल का निर्माण हुआ है जिसका नाम है भूपेन हजारिका पुल, ठीक है ना। चलिए, तो भारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज असम के साथ है, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल, चलिए नाम क्या है उसका, तो भूपेन हजारिका पुल, नाम है उसका भूपेन हजारिका पुल, ठीक है ना। इसकी कुल लंबाई है, कुल इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर, ठीक है ना। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी लोहित पर है, ठीक है ना। भूपेन हजारिका पुल असम में है और ये किस नदी पर बनाया गया है ना, भूपेन हजारिका पुल लोहित नदी, लोहित नदी पर निर्मित है। ये असम का सबसे लंबा ब्रिज है, असम का ही नहीं, ये भारत का सबसे लंबा ये सड़क पुल है, ठीक है ना, जिसकी जो टोटल लंबाई है वो 9.15 किलोमीटर है, लोहित नदी पर निर्मित है। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। देखिए अब असम के कुछ हम लोग टूरिस्ट स्पॉट को देखते हैं। असम के मेन टूरिस्ट स्पॉट कौन कौन से हैं, है ना, इसके जो सॉरी असम के जो मेन जो टूरिस्ट स्पॉट कौन कौन से हैं, दर्शनीय स्थान कौन कौन से हैं, थोड़ा सा उसको देखा जाए, टूरिस्ट स्पॉट्स। चलिए कुछ, चूंकि ये पर्वतीय राज्य है तो जाहिर सी बात है कि नेचुरल जो ब्यूटी होती है उसकी यहाँ कमी नहीं होगी। चलिए कुछ नेशनल पार्क देख लेते हैं। देखिए कांजीरांगा, अगर असम की बात हो और कांजीरांगा की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। कांजीरांगा नेशनल पार्क, कांजीरांगा नेशनल पार्क, है ना, ये एक सींग वाले, ठीक है ना, गेंडे के लिए, एक सींग वाले गेंडे के लिए ना ये विश्व विख्यात है कांजीरांगा नेशनल पार्क। असम का समझिए कि ये पहचान है कांजीरांगा नेशनल पार्क, ठीक है। चलिए एक और है मानस, एक और है मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान जो कि है ना रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना, मानस राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा कुछ और भी हमारे नेचुरल जो चीज है वो असम का जो मेन है अट्रैक्शन है ओरंग नेशनल पार्क। नेशनल पार्कों की ना मतलब समझिए कि पूर्वोत्तर राज्यों में ना कमी नहीं है, एक से एक आपको नेशनल पार्क मिलेंगे। ओरंग नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क ये भी असम में है। चलिए बोगीबिल ब्रिज, बोगीबिल ब्रिज एक ब्रिज है, बहुत खूबसूरत ब्रिज है जिसको देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, है ना, वो है असम में है। चलिए कुछ और देखते हैं। गांधी मंडप, थोड़ा सा नाम हटकर है, ये भी असम में है। हाफलांग, देखिए हाफलांग क्या है, हाफलांग एक वहां पर हिल स्टेशन है, आप ऐसा समझिए, वो तो पूरा स्टेट हिल स्टेशन है, लेकिन हाफलांग एक स्वास्थ्यप्रद स्थान है, ठीक है ना। यहाँ पर लोग स्वास्थ्य गेन करने के लिए हाफलांग में जाते हैं, स्वास्थ्य प्रद स्थान है ये, हाफलांग स्वास्थ्यप्रद स्थान है। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे देखते हैं। माजुली असम का एक बहुत बड़ा पहचान है, कांजीरांगा के बाद एक और पहचान है माजुली। माजुली क्या है, तो ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है ना। माजुली क्या है, विश्व का सबसे बड़ा ये नदी द्वीप है जिसका नाम है माजुली, ठीक है ना। हाजो, हाजो एक स्थल है, ठीक है ना, कहा जाता है कि ये बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म ये तीनों का ना ये मिलन स्थल है, ठीक है ना। ये बौद्ध, हिंदू एवं इस्लाम का मिलन स्थल है, जो कि मतलब कहने का मतलब है कि असम के ये क्या है, असम के ये अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, ये मिलन स्थल है। हाजो जो है वो बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म का ये मिलन स्थल है। बत्रा-द्रव बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है, ठीक है ना। बत्रा-द्रव क्या है, बत्रा-द्रव किनका जन्म स्थान है, तो ये शंकर देव, महान वैष्णव संत, महान वैष्णव संत, महान वैष्णव संत महान वैष्णव संत शंकर देव का जन्म स्थल है ये। असम की बात हो और कामाख्या मंदिर की बात ना हो, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। तो कामाख्या मंदिर ये असम में है, ठीक है ना। ये कामाख्या मंदिर समझिए कि कामाख्या मंदिर, माजुली
ठीक है ना, कांजीरंगा नेशनल पार्क, ये सब असम के ना, ये सब समझिए कि सब ज्वेल्स हैं, रत्न हैं। इसके बाद कुछ और भी इंपॉर्टेंट है, चित्रलेखा उद्यान, चित्रलेखा उद्यान, ये सब असम इन चीजों से भरे हुए, नेचुरल ब्यूटी से भरे हुए हैं। उमानंदा मंदिर, कामाख्या मंदिर के बाद आते हैं उमानंदा मंदिर, ठीक है ना, गीता मंदिर, ये सब असम के ये मेन टूरिस्ट स्पॉट है। चलिए हम लोग आगे लेके चलते हैं। तो असम के बाद हमारा जो नेक्स्ट जो स्टेट होगा वो भी पूर्वोत्तर राज्यों का ही वो एक भाग होगा, और उसका नाम है मणिपुर। हमारा जो नेक्स्ट स्टेट है वो है मणिपुर। अब हम लोग आते हैं मणिपुर की तरफ, ठीक है ना। देखिए मणिपुर एक ऐसा जगह है जिसको हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, है ना, इसको ज्वेल ऑफ इंडिया कहा है, भारत का आभूषण, है ना। मणिपुर को भारत का आभूषण किसने कहा? ये भारत का आभूषण इसको कहा गया है, ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, आप ऐसे समझिए। इससे पूरब का इसका और कुछ नाम है, एक तो है भारत का आभूषण इसको कहा गया है, इसको दूसरा कहा गया है इसे पूरब का, है ना, चूंकि पूरब में स्थित है, इसे पूरब का स्विट्जरलैंड कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये बातें एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से, स्विट्जरलैंड कहा गया है। चलिए देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय सुभाष चंद्र बोस की सेना जो आजाद हिंद फौज थी, अंग्रेजों को हराते हराते कहां तक पहुंच गई थी? मणिपुर तक। तो हम कह सकते हैं कि आजाद हिंद फौज का संबंध, आजाद हिंद फौज की सेना अंग्रेजों को पराजित करने के, अंग्रेजों को पराजित करते हुए मणिपुर तक पहुंच गई थी, मणिपुर तक पहुंच गई थी। इसका मतलब है कि मणिपुर का संबंध आजाद हिंद फौज की सेना से है। चलिए मणिपुर में कुछ और खासियत है, देखिए एक है सिरोय लिली, एक फूल का नाम है सिरोय लिली, ये एक पुष्प है, ठीक है ना। सिरोय लिली एक फूल का नाम है जिसको स्वर्ग का फूल भी कहते हैं, पैराडाइज फ्लावर, इसका नाम है स्वर्ग पुष्प भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्वर्ग पुष्प भी कहते हैं, ठीक है ना। ये पूरे विश्व में आप ऐसे समझिए केवल और केवल मणिपुर में मिलता है, यह पूरे विश्व में, ये पूरे विश्व में केवल मणिपुर में ही मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिरोय लिली जो है ना, एक फूल का नाम है जिसका एक दूसरा नाम है स्वर्ग पुष्प, है ना, ये केवल और केवल आपको मणिपुर में मिलता है। देखिए एक हिरन का एक प्रजाति है ना, हिरन का एक प्रजाति है, और उस प्रजाति का जो कॉमन नाम है ना वो डांसिंग डियर है, उसका नाम है डांसिंग डियर। ये पूरे दुनिया में आप ऐसे समझिए, केवल भारत में नहीं, ये पूरे दुनिया में केवल मणिपुर में मिलता है। डांसिंग डियर पूरे विश्व में केवल मणिपुर में ही मिलता है। चलिए ये मणिपुर की अपनी विशेषताएं हैं, हर एक राज्य की कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं जो उनको बाकी राज्य से अलग बनाती है। चलिए अब हम इसके टूरिस्ट स्पॉट को देखते हैं। इसका मेन टूरिस्ट स्पॉट क्या है, दर्शनीय स्थान क्या है, थोड़ा सा इनके टूरिस्ट स्पॉट्स को देखा जाए, ठीक है ना। चलिए अब चूंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये सारे जो पूर्वोत्तर राज्य हैं ये प्राकृतिक सुंदरताओं से ये भरे हुए हैं, और इनके जो प्रमुख जो टूरिस्ट प्लेस है वो है लोकटक, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकटक झील। आप ऐसे समझिए लोकटक झील जो है वो मतलब मणिपुर का ना, वो आप ऐसे समझिए कि शान है। किबुल लाजमाओ राष्ट्रीय उद्यान है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, किबुल लाजमाओ है ना राष्ट्रीय उद्यान, आप ऐसे समझिए, ठीक है ना। यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ है ना नेशनल पार्क है, जो दुनिया में केवल भारत में है, तो वो चीज काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से। इसके अलावा चूंकि अब मणिपुर में आजाद हिंद फौज से संबंध रखता है, मणिपुर में ऐसे स्मारक आपको काफी मिलेंगे। तो टूरिस्ट स्पॉट में आपको मिलेंगे शहीद मीनार, शहीद मीनार, ठीक है ना, आजाद हिंद स्मारक, आजाद हिंद स्मारक,
फिर आपको मिलेंगे वार मेमोरियल, ये सब कहां पर है? सब मणिपुर में है, वार मेमोरियल, ठीक है ना। चलिए एक है निपुसान, आप ऐसे समझिए निपुसान, ये महिला युद्ध कला है, ठीक है ना, ये स्त्रियों का युद्ध है। ये निपुसान क्या है? स्त्रियों का युद्ध है, ठीक है ना। चलिए स्मारक परिसर, ये सब के सब कहां पर हैं? ये सब के सब जो है वो मणिपुर में है। चलिए कुछ और देख लेते हैं। श्री गोविंद जी मंदिर, श्री गोविंद जी मंदिर, ये भी आपके मणिपुर में है। तो मणिपुर के ये सब मुख्य आकर्षण की चीजें हैं। चलिए हम लोग मणिपुर से संबंधित ये बात है। और एक और घाटी है डुक्को घाटी। देखिए अभी हम लोगों ने बात किया था अर्कू घाटी, अर्कू घाटी का संबंध किससे है? ये सब घाटी को याद रखना है। अर्कू घाटी का संबंध आंध्र प्रदेश से है, आप ऐसा समझिए। तो डुचको, इसको डुक्को भी कहते हैं ना, डुक्को घाटी का संबंध किससे है? तो मणिपुर से है। डुक्को घाटी का संबंध किससे है? तो वो मणिपुर से है। ये सब नेचुरल ब्यूटी है और इन स्टेट को थोड़ा सा यूनिक बनाते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट स्टेट है वह है मेघालय। चलिए मेघालय के बारे में देखते हैं। मेघालय के बारे में यूनिक बातें क्या है? चलिए देखिए मेघालय में मेघालय जो स्टेट है ना, इसमें 3 जातियां आदिवासी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से। वो 3 आदिवासी जातियां बसती हैं, है ना, गारो, खासी और जैंतिया। देखिए पहाड़ी का भी नाम है और वहां का आदिवासी समुदाय का भी नाम है, गारो, खासी और जैंतिया, आप ऐसे समझिए। ये पहाड़ी का भी नाम है ना, और ये आदिवासी समुदाय का भी नाम है। जो वहां की मेन बसिंदा है आदिवासी समुदाय का भी ये नाम है। मतलब गारो की पहाड़ी, खासी की पहाड़ी और जैंतिया की पहाड़ी। इसके अलावा ये आदिवासी समूह का भी ये नाम है, गारो, खासी, जैंतिया। मतलब गारो, खासी, जैंतिया जहां शब्द आया वहां दिमाग में मेघालय आ जाना चाहिए, आप ऐसा समझिए। ये सवाल हो सकता है कि गारो की पहाड़ियां कहाँ है, खासी की पहाड़ियां कहाँ है, जैंतिया जनजातियां कहाँ बसती हैं, ये सभी का सभी के संबंध मेघालय से है। चलिए अब इनका जो कुछ त्योहार के बारे में देखते हैं। देखिए एक त्योहार है पाबलांग, पाबलांग, ठीक है ना, नोंग क्रोम। चलिए ये पाबलांग जो नोंग क्रेम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है खासियों का। ये खासिया जो आदिवासी जातियां हैं ये त्योहार मनाती हैं। चलिए वांगला त्योहार, आप ऐसा समझिए, ये फसल से संबंधित त्योहार है। वांगला त्योहार जो मनाया जाता है, ठीक है ना, ये गारो द्वारा मनाया जाता है। सबके अपने अपने त्योहार है, ये सारी जनजातियां हैं। ये समझिए कि ये पहाड़ी की बात नहीं कर रहा हूं, ये आदिवासी जनजाति हैं, ठीक है ना, जो कि ये त्योहार मनाते हैं। पाबलांग का संबंध खासियों से है, वांगला का संबंध गारो से है। चलिए बेहदिंग खुलाम, नाम थोड़ा सा हटकर है, बेहदिंग खुलाम। अब कौन बच गया इसमें? गारो हो गया, खासी हो गया, तो ये पर्व किसका हो गया? जैंतिया का। ये जैंतिया आदिवासी जनजाति का ये मेन पर्व है। चलिए जीवित जड़ पुल, एक आप ऐसे समझिए, जीवित जड़ पुल, ठीक है ना, ये केवल और केवल है ना, ये पुल का ऐसा समझ कि जड़ का ही पुल बना दिया गया है, टेम्पोररी पुल है ना, एक जगह से दूसरी जगह पार करने के लिए जीवित जड़ पुल, ये पेड़ नुमा होते हैं, ठीक है ना। इसे यूनेस्को ने इसे यूनेस्को ने अपने है ना विरासत सूची में शामिल कर लिया है, 2023 में शामिल कर लिया है। आप ऐसे समझिए, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये यूनेस्को के विरासत सूची में शामिल हो गई है। और जीवित जो जड़ पुल है ये सिर्फ और सिर्फ मेघालय में ही मिलते हैं, ये बाकी किसी स्टेट में नहीं मिलते हैं। यह पुल सिर्फ, ठीक है ना, मेघालय में पाए जाते हैं। ये पुल सिर्फ मेघालय में पाए जाते हैं। चलिए अब कुछ टूरिस्ट स्पॉट देख लेते हैं मेघालय से संबंधित। देखते हैं कि कौन दर्शनीय स्थान क्या क्या है। जाहिर सी बात है कि ये एक पर्वतीय राज्य है, तो इन जगहों पर प्राकृतिक दृश्यों की कमी नहीं है। चलिए नोरकेक बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये सब एग्जामिनेशन दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। नोरकेक राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है? मेघालय में।
आप ऐसा समझिए। नॉर्के के राष्ट्रीय उद्यान का संबंध मेघालय से है। इसके अलावा एलिफेंट जलप्रपात, एलिफेंट जलप्रपात मेघालय में है। चलिए लेडी, कुछ और भी दर्शनीय स्थान है। हैदरी पार्क, लेडी हैदरी पार्क, ये भी जो है वो मेघालय में है। तो ये सब, ये मेघालय की ये सब मेन है ना, ये दर्शनीय स्थान है। पोलो ग्राउंड जो है वो मेघालय का एक बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्यों से भरा हुआ पोलो ग्राउंड जो है वहां का एक मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। शिलांग चोटी, शिलांग चोटी आप ऐसे समझिए, ठीक है ना। गोल्फ कोर्स, यह वहां का मेन टूरिस्ट स्पॉट है मेघालय का। चलिए मेघालय के बाद हम आगे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट स्टेट है वह है मिजोरम। देखिए मिजोरम से सबसे बड़ा बात क्या है कि भारत में अगर किसी स्टेट में, किसी राज्य में सबसे ज्यादा यदि उसके भूमि का यदि प्रतिशत में अगर 1 है तो वह है मिजोरम का, ठीक है ना। भारत में सबसे अधिक, मिजोरम के बारे में बहुत एक यूनिक बात है, भारत में सबसे अधिक 1 यदि प्रतिशत में देखा जाए, कुल क्षेत्रफल का अगर प्रतिशत में 1 देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो 1 है वह है मिजोरम में। आप ऐसे समझिए क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है ना। कुल क्षेत्रफल के जो प्रतिशत है उनके दृष्टि से जो मिजोरम है ना वो सबसे ज्यादा वो प्रतिशत रखने वाला, लगभग 85% से ज्यादा जो भूमि है वो जंगल से ढका हुआ है। आप ऐसे समझिए। मिजोरम को, दूसरा बात है, मिजोरम का एक नाम है ना, सॉन्ग बर्ड ऑफ ईस्ट, इसको नाम दिया गया है, यहीं पर मैं मेंशन कर देता हूं, सॉन्ग बर्ड ऑफ ईस्ट, है ना, इसको कहा गया है। मिजोरम का एक नाम दिया गया है, सॉन्ग बर्ड ऑफ ईस्ट दिया गया है ना। यहाँ इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो लोग हैं, इसका मतलब क्या कहा गया है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो खासतौर पर संगीत में काफी रुचि रखते हैं, है ना। संगीत में ये काफी रुचि रखते हैं यहाँ के लोग, और इसके कारण यहाँ पर इसका नाम दिया गया है ना, सॉन्ग बर्ड ऑफ ईस्ट, इसका नाम दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिजोरम के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें इतने ज्यादा 1 है कि ये कुल भूमि का लगभग 85% से ज्यादा यहाँ पर 1 पाए जाते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट स्टेट है। चलिए हम लोग आगे बात को लेके चलते हैं। चलिए एक इसका टूरिस्ट स्पॉट देख लेते हैं, मेन इसका टूरिस्ट स्पॉट देखते हैं कि मिजोरम के मेन टूरिस्ट स्पॉट और क्या क्या है। तो मिजोरम के बारे में बस इतना ही बात इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा जो 1 है वह मिजोरम में है बस, और इसका एक नाम दिया गया है, सॉन्ग बर्ड ऑफ ईस्ट दिया गया है। चलिए एग्जामिनेशन दृष्टि से ये 2 बात बहुत इंपॉर्टेंट है मिजोरम से संबंधित। चलिए टूरिस्ट स्पॉट में अगर हम बात को देखते हैं तो तामदिल, ठीक है ना, एक प्राकृतिक झील है। चलिए एक प्राकृतिक झील तामदिल, टूरिस्ट स्पॉटों की कमी नहीं है। पूर्वोत्तर राज्यों में तामदिल, है ना, एक झील है, आप ऐसे समझिए, और ये देखने लायक झील है। इसके बाद मिजोरम का जो दूसरा वांगतांग जलप्रपात नाम है, थोड़ा सा हटके नाम है, वांगतांग जलप्रपात जो है ये आपका मिजोरम में पाया जाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट है डिंगडिल, है ना, आर्ट गैलरी, है ना। डिंगडिल आर्ट गैलरी जो है, डिंगडिल आर्ट गैलरी जो है ये आपके मिजोरम में है। तो बच्चों आज का हमारा ये वीडियो सेशन इतना ही रहा। आज हम लोगों ने कुछ भारतीय राज्यों के बारे में इंपॉर्टेंट बातों को जाना। ये भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर थे। शेष राज्यों के बारे में हम आगे के वीडियो में बात लेकर आएंगे। ये जो भारतीय राज्यों के बारे में और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। खासतौर पर इनके जो टूरिस्ट स्पॉट है ना, तो ये काफी ये क्वेश्चंस बनाते हैं। इसके अलावा जैसे कि भारत का सॉन्ग बर्ड किसे कहते हैं, है ना, भारत पूरब का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं, तो ये सब जो क्या कहते हैं सामान्य जीके के जो क्वेश्चन है ये आपको बनाते हैं। तो ये सेशन आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आज की बात बस इतना ही रहेगा। अगर आप नए हैं और अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर ले। आगे आने वाले दिनों में आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलेंगे। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।